लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान अंदर पहुंचे हैं, वोट डाला है, ये उस दौरान की तस्वीर है। देखिए, ये बहुत ही खास पल है क्योंकि देश के दूसरे सर्वोच्च पद के लिए वोटिंग की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला है। ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रपति पद का चुनाव है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग की गई है और पीएम मोदी पहला वोट डाल करके जब बाहर आए हैं तो इस दौरान की तस्वीर सामने आई और ये दर्शकों को दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहला वोट पीएम मोदी ने डाला और इसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया को यहां पर शुरू किया है। अब वोटिंग जारी है और देखिए, आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि नया उपराष्ट्रपति कौन होने वाला है भारत का। तो ये एक बड़ी तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अंदर पहुंचे हैं संसद भवन में और पहला वोट डाला है। तो इसके साथ ही एनडीए के और इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों की प्रॉपर ट्रेनिंग भी हुई है वोट डालने को लेकर और सबसे पहला वोट पीएम मोदी ने डाला है। हमारे सहयोगी अमृत लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमृत का रुख करेंगे। अमृत, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। माहौल बताइएगा दिल्ली का। देखिए, तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो इंडिया ब्लॉक के हो या फिर एनडीए के, वो संसद परिसर की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि उन्हें पंजाब और हिमाचल के दौरे पे जाना था, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करना है, लिहाजा उनका जो पहले से शेड्यूल तय था कि वो सबसे पहले वो मतदान करेंगे और उनकी वोटिंग के साथ ही जो है अब जो है तांता लग गया है तमाम सांसदों का, वोट करने के लिए पहुंचे हैं। एनडीए के खासतौर पर जितने सांसद हैं उनको पहले ही ताकीद की गई थी जब वो अलग अलग जगहों जब ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंचे थे। ब्रेकफास्ट में यह भी संदेश दिया गया कि वोटिंग जो है वो सबसे पहले जो है ब्रेकफास्ट के साथ ही जो है जाकर के पहले वोट कर दें। यानी कि एनडीए की जो कोशिश है कि वो अपने फर्स्ट हाफ में ही बहुत सारे वोट उनके पोल हो जाएं। हालांकि इंडिया गठबंधन भी अपनी रणनीति पे काम कर रहा है और जितने भी उनके सांसद हैं उनको भी एकजुट रखा गया है। जितने पार्टी के उनके जो अध्यक्ष हैं वो सारी चीज़ें उन पर निगरानी भी रखे हुए हैं। तो ये दोनों तरफ से जो है कोशिश है, जैसा कि इंडिया गठबंधन एक तरह से अपने आप को जेस्चर रूप में इस डेमोक्रेसी में अपने को एक मजबूत स्तंभ के रूप में दिखाना चाहता है कि लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की जो साख है वो कमजोर नहीं है। वो इस लिहाज से वो चुनौती दे रही है क्योंकि राजनाथ सिंह जब यह जो चुनाव शुरू होने से पहले ही सीपी राधाकृष्णन जब उम्मीदवार बने थे तो उन्होंने विपक्ष से भी समर्थन मांगा ताकि इनके लिए निर्विरोध एक ग्राउंड तैयार किया जा सके। लेकिन ग्राउंड इस स्तर पर नहीं तैयार हो पाया क्योंकि विपक्ष ये चाहता था कि आगामी चुनाव भी है, रणनीति के हिसाब से भी उनको यहाँ पे काउंटर करना बेहद जरूरी था। खासतौर पे जिस तरह से पुराने जो उपराष्ट्रपति रहे वो अपने पद से हटे, उसको लेकर भी एक मुद्दा हमेशा इग्नाइट करने की कोशिश है कि वो हमेशा उसको जो है ज्वलंत बनाया जा सके। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हलचल बहुत तेज हो चुकी है और पूरा जो है सियासत आज गरमाई हुई है। आज नए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसी को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ही बयानबाजी शुरू हो चुकी है। धर्मेंद्र जी और यशपाल जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात आगे रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही देखिए, अगला सवाल मेरा ब्रजेश जी आपसे होने वाला है और सवाल ये है, जिस तरह से कांग्रेस यहां अपनी अंतरात्मा की बात करती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी को दिखा रहा है? क्योंकि अंतरात्मा यानी खुली क्रॉस वोटिंग। बिल्कुल, इसका मतलब यही होता है, क्रॉस वोटिंग तो है ही और साथ ही साथ लग जाता है कि हमको इतना बहुमत वोट नहीं मिल पाएगा तो क्यों ना सामने वाले पक्ष से वोट मांगे जाए। तो यही वजह अंतरात्मा की वोट के नाम पे वोट इस तरफ मांग लिए जाते हैं और ऐसा कई दफ़ा होता भी। हम लोग ने देखा कि जो हमारे देश में जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे तो उस दरमियान भी होगा था, वो वीवी गिरी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नहीं थे, मगर इंदिरा गांधी ने उनको खड़ा करवा के अंतरात्मा के नाम पर वोट मांगे और वो उस वक्त जीते। तो आमतौर पर होता यही है कि देखिए, आपको और हमको मान के चलना चाहिए, जो सरकार होती है बहुत मजबूत होती है। सरकार कभी चुनाव में हारती नहीं है, खासकर ऐसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए जब भी चुनाव होता है तो सरकारें कभी हारती नहीं है। सरकार के पक्ष में हर बड़े दल आ जाते हैं। मगर इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं कि दो छोटी पार्टियां, चाहे बीजू जनता दल हो या फिर बीआरएस, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पार्टी है, वो इस पूरे चुनाव से हट गई है। आमतौर पे वरना होता ऐसा नहीं है कि कोई हर छोटी जो प्रादेशिक पार्टियां होती हैं चाहती हैं कि हम सरकार के साथ खड़ी रहें। हालांकि इस बार अकाली दल ने भी वोट नहीं किया है क्योंकि अकाली दल का कहना है कि पंजाब में बाढ़ आई हुई तो वो वोट नहीं करेंगे, तो उनके सांसद भी वोट नहीं करेंगे। मगर जो छोटे छोटे एक दो पार्टी वाले लोग हैं वो सब विपक्ष की तरफ यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ यूनाइटेड तो हुए हैं। मगर आप और हमको मान के चलना चाहिए, सरकार बहुत मजबूत होती है और सरकार के पास बहुमत तो है ही, मगर उस सब के बावजूद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और जिस तरीके से अपने एक मजबूत प्रत्याशी को खड़ा करके पूरे देश में उन्होंने कैंपेनिंग की है, कैनवासिंग की है, वो बड़ी बात है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे अमृत ने बताया कि एनडीए तो चाह रही थी कि निर्विरोध चुन लिया जाए, मगर
इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने प्रत्याशी को उतारा है। उनका प्रत्याशी यदि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी एनडीए का प्रत्याशी साउथ से है तो वो भी एक साउथ के एक बेहतरीन प्रत्याशी उतारा है और उम्मीद की जा रही है कि दक्षिण के जो सांसद हैं वो क्रॉस वोटिंग करें। इसलिए बीजेपी इस पर थोड़ी डरी हुई है और थोड़ी सतर्क है। उस सतर्कता के चलते अलग अलग सांसदों के घर पर बैठकें हो रही हैं और सबको कुछ कुछ सांसदों की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल ब्रजेश जी, हमारे साथ सहयोगी अमृत तिवारी भी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि दिल्ली में ही मौजूद है। अमृत का रुख करेंगे। अमृत, देखिए हमने सुना बी सुदर्शन रेड्डी जो कह रहे थे इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए, उसको लेकर के क्या रणनीति राजनीति है? देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी का चुनाव में खड़ा करना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़े रणनीति का हिस्सा इसलिए भी रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार उनका जो है टारगेट सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पे लड़ना नहीं है। उनका टारगेट आगामी जितने भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तहत राज्य आने वाले हैं, चाहे केंद्र भी आने वाला है, उसका वो उनका टारगेट है। और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने आंध्र प्रदेश को चुना, खासतौर पर इसलिए भी चुना, वहाँ से टीडीपी एक बहुत बड़ी पार्टी जो कद्दावर पार्टी है और एनडीए में एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है, उसको काउंटर करना। और यहां से वो जो राज्य की राजनीति को भी साधेंगे कि जब बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव में खड़े थे तो टीडीपी ने किसका साथ दिया, तो एक तरह से ये दांव चला गया है। और रही बात, जैसे कि हमारे जो ब्रिजेश सर भी बता रहे थे कि जितने भी चुनाव हुए सत्ता पक्ष इसलिए भी हावी रहा है, चाहे 1992 का मसला हो, 1997 का हो, हाल फिलहाल 2022 में भी जब धनखड़ साहब खड़े हुए थे तब भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। लेकिन क्रॉस वोटिंग किसके हिस्से में हुई थी? जो सत्ता में जो पार्टी थी, जिसके पास बहुमत था, वहां जो है रेला लगा वोटों का। वही चीज कमोबेश ऐसी ही उम्मीद यहां भी लगाई जा रही है कि बी सुदर्शन रेड्डी को एक भले ही प्रतीकात्मक तौर पे कांग्रेस ने एक रणनीतिक तौर पे खड़ा किया है, इंडिया गठबंधन ने खड़ा किया है, तमाम विपक्ष एक छतरी के नीचे एकजुट दिखाई दे रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के सामने कमजोर नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे चुनाव में नंबर्स मायने रखते हैं, नंबर्स एनडीए के पास है और सीपी राधाकृष्णन को जो है बहुमत मिलता दिखाई भी दे रहा है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा कि अगर क्रॉस वोटिंग सत्ता पक्ष के पाले में चला जाए। हैरानी तब ज्यादा होगी जब सत्ता पक्ष के पाले से कोई क्रॉस वोटिंग इंडिया गठबंधन में चली जाती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा अमृत कि यहाँ पर जो तैयारी की गई थी वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक तौर पर की गई है। ब्रजेश जी से मेरा अगला सवाल होगा। ब्रजेश जी, कांग्रेस जो है वो वाइडर पिक्चर को लेकर के चल रही है, यानी कि वो ये नहीं देख रही है इस चुनाव में जीतना है या हारना है, वो बस एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि चुनाव में जीत हार मायने नहीं रखती है। बड़ी बात यह है कि आपका जो मत है हम उसके विरोध में जाएंगे, हम आपके मत से सहमत नहीं है, ये डेमोक्रेसी होती है। किसी के मत में हाँ में हाँ मिलाना कोई अच्छी डेमोक्रेसी नहीं होती। तो लोकतंत्र की ताकत ही होती कि असहमति में अपना पक्ष बड़ा होता है। तो कांग्रेस ने यही किया, उनको मालूम है कि हमारे पास नंबर्स गेम में हम कमजोर हैं। मगर जैसे कि अमृत ने कहा कि पूरा चुनाव इस बार दक्षिण के इर्द गिर्द है और दक्षिण में भी जहाँ इंडिया गठबंधन ने अपने जो प्रत्याशी हैं राधाकृष्णन जी वो तमिलनाडु के हैं और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के हैं। तो कुल मिला के एक वाइडर प्रोस्पेक्ट्स में कांग्रेस कोशिश करेगी आने वाले चुनाव में, या हमेशा एक कोशिश करेगी कि किस तरीके से टीडीपी के तेलुगु देशम के जब प्रत्याशी को या एक तेलुगु प्रत्याशी को हमने आगे किया तो टीडीपी ने साथ नहीं दिया, तो उनके पास हमेशा का मुद्दा होगा। तो इस चुनाव को हमको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखना होगा कि पार्टी ने कोशिश की है। मगर एक दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से तैयारी एनडीए गठबंधन ने की है या बीजेपी ने की है, वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करना चाहेगी इंडिया गठबंधन को। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस वोटिंग करवाना चाहेगी इंडिया गठबंधन के सांसदों की। उनके पास कहने को रहेगा कि इंडिया गठबंधन दिखने को भले मजबूत है, उनके जितने सिक्योर वोट हैं 315, उसमें से भी बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ आ गए। तो कुल मिला के सामने वाले गठबंधन का मोरल डाउन करने के लिए भी इस चुनाव को इतनी तैयारी से लड़ा जा रहा है। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि एक बड़ा वाइडर फर्क है, एनडीए चुनाव जीतने के करीब है, उसके पास ज़्यादा नंबर्स हैं। मगर उस सबके बावजूद जिस तरीके से जिस मेन टू मेन मार्किंग करके हमें अमृत ने बताया कि एक एक सांसद को मेन टू मेन मार्किंग किया गया है, कोई सांसद खासकर नज़र वो दक्षिण के सांसदों पर रहेगी कि तमिलनाडु हो या तेलुगु या जो आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना के सांसद हो, वो क्रॉस वोट ना करें। तो कुल मिला के कोशिश तो भी एनडीए की बहुत बड़ी है और एक बड़ी बात है कि अब मोरल डाउन करना चाहेंगे वो इंडिया गठबंधन का।